खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो मंत्रियों का पोर्टफोलियो बंट गए हैं, सचिवालय में कमरों का आवंटन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि अब फोकस करना है जनता की सेवा पर। लेकिन सियासी चर्चा इस पर हो रही है कि आखिर किस किस मंत्री को प्रमोशन मिला है और किस किस जिम्मेदारी सेम ही रखी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार और पोर्टफोलियो के बंटवारे में जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री गहलोत की इंजीनियरिंग कितनी सफल हो पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि सीएम गहलोत ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। आज बिग फाइट इसी खास मुद्दे पर कि कितनी सफल होगी जादूगर की इंजीनियरिंग। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी चर्चा में शामिल हुई हैं, साथ ही न्यूज एडिटर दिल्ली अदिति नागर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा जी हैं और साथ ही वरिष्ठ संवाददाता लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ जुड़ चुके। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले निमिषा जी आपका ही रुख करते हैं, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता हैं आप और बीजेपी की भी नजर थी, क्योंकि अगर पार्टी की बात होती तो आप कह सकते थे कांग्रेस का अंदरूनी मामला, लेकिन जब मंत्रिमंडल की बात हो, पोर्टफोलियो की बात हो, बीजेपी किस तरह से देख रही है ऐसे? देखिए श्वेता जी, अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने साथ में 6 सलाहकारों को मलाई देने का प्रयास जो किया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है कि आप अपने 30% मंत्रियों में से 10% पर तो एक मुख्य पत्रिका में स्पष्ट तौर पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके बाद आप 6 सलाहकारों को मंत्रिमंडल में स्थान न दे सके तो उनको सलाहकार के नाम पर सुख सुविधाएं देने का जो प्रयास, राजस्थान की जनता के धन पर शिकंजा कसने का जो प्रयास किया ना श्वेता जी, उस पर आपत्ति है। क्योंकि आप बार बार परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछूंगी, क्या गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय संभालने वाला कांग्रेस में कोई नहीं है कि आप उन दोनों विभागों को अपने पास ही रखा आपने? तो ये स्पष्ट कांग्रेस का जो विभाजित करने की नीति है, उसको विभाजित करते क्या दिया जाता है, उस पर भी सवाल उठाया जाए। जिस राजस्थान में श्वेता जी कानून व्यवस्था की बद से बदतर हालत हो गई है, उस राजस्थान में गृह मंत्रालय को संभालते हुए मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश को कैसे संभाल रहे हैं, वो देखते से बनेगा। अपराधियों के तो हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं और जो भयभीत है वो आधी आबादी के साथ एनसीआरबी के आंकड़ों का विकराल मुंह फाड़ता हुआ जो आंकड़ा है वो दिख रहा है। ठीक है, तो श्वेता जी, ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है ना, ये ऐसी कवायद है जिसमें सिर्फ कांग्रेसियों को खुश करने का प्रयास किया है, या जिनकी बैसाखी पर कांग्रेस आज बैठी है उनको एकमात्र खुश करने का प्रयास किया है। और इनका तो विरोध अभी से असंतोष आने लगा है कि आज जो सारे मंत्री बने हैं, उसके बाद बसपा निर्दलियों को जो एक लॉलीपॉप दिखाई जा रही थी, वो लॉलीपॉप पे नजर, लेकिन अभी तो कोई ऐसा नहीं। खैर, इस पर चर्चा भी हम करेंगे अदिति, क्योंकि हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि कैसा रहा है ये पोर्टफोलियो भी अब, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। लेकिन अभी जो निमिषा जी ने कहा, बीजेपी की आपत्ति इन चीजों को लेकर है, गृह वित्त भी मुख्यमंत्री रखे, उस पर भी आपत्ति है। यानी अगर एक्सपेंशन हो तो भी दिक्कत, नहीं हो तो भी दिक्कत। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है इसमें। बिल्कुल, वो उनका काम है, वो करेंगे। और भी अभी तो एनालिसिस चलेगा, कल कुछ और बयान आएंगे, तमाम चीज़ें विपक्ष का काम है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो एमओएस उन्होंने बात की होम और फाइनेंस की, लगातार ये चर्चा थी कि होम और फाइनेंस अब मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेगा। और इसकी चर्चा कांग्रेस के अंदरूनी में भी थी, अंदर खाने में भी चर्चा थी, बीजेपी में भी थी, और सबकी नजर थी कि क्या होगा। देखिए, अक्सर होता क्या है कि पहले नंबर 1 पे होते हैं मुख्यमंत्री और होम जिसके पास होता है नंबर 2। जैसे कि निमिषा जी की पार्टी में जब वसुंधरा राजे सरकार थी तो उस समय वो नंबर 1 थी, और जो होम उनके पास था कटारे साहब के पास, उनको नंबर 2 कहा जाता था। लेकिन जब हम खेमे की बात कर रहे हैं कि दोनों खेमों को एडजस्ट किया जा रहा है, तमाम चीजें हैं, ये बात साफ हो गई
कि यहाँ पर नंबर 1 ही है और बाकी सब है, नंबर 2 कोई नहीं है, क्योंकि होम और फाइनेंस मुख्यमंत्री के पास ही है। और इसके अलावा इस पूरे हम जब एनालिसिस करते हैं तो ना किसी को बहुत ज्यादा कुछ मिला है और ना किसी को बहुत कम मिला है। तो जो ये बंटवारा हुआ है, हो सकता है इसमें दिल्ली की छाप तो डेफिनेटली है, लेकिन आप ये देखें कि जो सचिन पायलट खेमे के लोगों को जो मिला है, जैसे वो भी बहुत बेहतर ऐसे पोर्टफोलियो भी मिले हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है मुख्यमंत्री ने ये मैसेज दिल्ली में दिया हो कि जो इमेज मेरी बनाई जाती है कि मैं पार्शियल हूं, वो इमेज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग वो हमेशा उनके पास था, लेकिन उन्होंने अभी मुरारीलाल मीणा को दिया। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जो लोग शायद नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको मिलेगा, लेकिन उनको दिए गए हैं। तो बहुत अगर इसको देखें तो कई लोगों के लिए शॉक भी था, कई लोगों के लिए सरप्राइज भी था, तमाम चीजें जरूर थी। लेकिन यहाँ पे जैसे बीडी कल्ला को एजुकेशन मिला है, वो पहले भी एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। शांति धारीवाल और एक और गेनर है यहाँ पर कि शांति धारीवाल का ना तो बंटवारा ना तो अपना पोर्टफोलियो बदला और ना ही किसी से बंटवारा हुआ, ना उन्होंने किसी को इसको शेयर किया। ठीक है, तो ये बहुत सारे तमाम एनालिसिस है। जहां तक बीजेपी की बात है, जैसे राजेंद्र राठौड़ जी ने तमाम और एडवाइजर्स को लेकर तमाम चीजें कही हैं। देखिए ये बात तो साफ है कि संख्या सीमित होने के चलते और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में सरकार होने के चलते उन्होंने बैलेंस आउट जरूर किया है, और इसका क्या नफा नुकसान है वो आगे आने वाले 2 में दिखने लगेगा। बीजेपी को बहुत सारी लीड आगे भी मिलने वाली। बिल्कुल लक्ष्मण, चर्चा तो हम कर रहे हैं, देखिए नेता भी अपने रिएक्शंस देंगे, विपक्ष भी अपने रिएक्शंस देगा, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए था, लेकिन सबसे अहम हो जाती है प्रदेश की जनता, क्योंकि मंत्रिमंडल बना है और इन सबको जो जिम्मेदारी दी गई, पोर्टफोलियो जो डिसाइड हुआ है वो जनता के लिए है कि उन्हें वो काम करना है बढ़ चढ़। क्योंकि आप फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, फील्ड से किस तरह का फीडबैक आ रहा है इस मंत्रिमंडल को लेकर, क्योंकि चर्चाएं तो कल से आज में यही चल रही है। देखिए श्वेता, बात में आगे बढ़ाऊं कि जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, अदिति ने जो बात कही कि डीओपी, होम और वित्त जब किसी भी मुख्यमंत्री के पास होता है तो चाहे विपक्ष कितने भी बात करे, ये सच है कि मुख्यमंत्री ये बताने में, जताने में कामयाब रहे कि इस मंत्रिमंडल में भी उनकी चली है और अच्छे से चली है। जहां तक फील्ड की आपने बात की, तो फील्ड में जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नजर आई, कहीं ना कहीं जो अब हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं और 2023 की बात लगातार मुख्यमंत्री अपने भाषण में कर रहे हैं, तो इस मंत्रिमंडल और पुराने मंत्रिमंडल जिसमें लगातार साथ रखा है, उनको साधा गया है सभी लोगों को, लेकिन तुलना हुई है परफॉर्मेंस की, काम की, कि काम कैसा रहा। आप देखेंगे कि जिनका काम को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठे, कुछ सुर्खियां बनी, उन्हें डाउन किया गया है। दरअसल बात कर लें आप बीडी कल्ला की, बहुत सीनियर नेता हैं, वो नेता हैं जिनके पास डीओपी रही जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे पहले, तो उनको एक तरह से शिक्षा दिया जाना, तो कहीं ना कहीं जनता में सबसे बड़ी बात है परफॉर्मेंस को लेकर जनता में गॉसिप और चर्चाएं लगातार हो रही थी। तो जो अदिति ने बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि किसी को बहुत ज्यादा मिला हो ऐसा भी नहीं है, किसी से छीन लिया गया हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा चल रही है, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने, रमेश मीणा की यदि हम बात करें, उनके बयानों की बात कर लें, जिस तरह की बात थी और जिस तरह की चीजें हो रही थी, ऐसा लग रहा था कांग्रेस के भीतर विपक्ष हो, आप देख रहे थे इस बात को, लेकिन रमेश मीणा के साथ उन राजेंद्र गुढ़ा को राज्य मंत्री बना दिया पंचायत राज में, कि जो लगातार ये दिल्ली जाकर कह रहे थे कि हमने सरकार बचाई। तो अब ये मैन टू मैन मार्किंग है अशोक गहलोत की, या ये क्या है, कैसे एडजस्ट होगा, क्या रमेश मीणा बड़े दिल वाले बनेंगे, राजेंद्र गुढ़ा बड़े दिल वाले बन जाएंगे, ये बात जो है जनता भी कहीं ना कहीं जो बौद्धिक वर्ग है उसमें अभी से चल पड़ी है। तो ये एक चुनौती होगी। आपने देखा कि हेमाराम चौधरी की राजस्व की बात हो रही थी, लेकिन जो बात निकल कर आई, जो ये बात कही जा रही है, भाजपा के नेता भी बार बार कह रहे हैं इस मंत्रिमंडल को लेकर, एक बयान ने विभाग बदलवा दिया। तो यानी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं ये संदेश, ठीक है अशोक गहलोत का टेम्परामेंट है कि आला कमान को नाराज नहीं करना है, लेकिन एक सीमा तक कोई बात और बयान आता है तो उसके बाद ये संदेश भी वो राजस्थान में छोड़ने में कामयाब रहे हैं कि मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री मैं हूं, मुखिया मैं हूं, तो चीजें ये जरूरी है कि एज ए बॉस मैं काम करूंगा, और ये बात समझना भी होगा। तो ये इशारा भर है, आप समझ रहे हैं जो मैं नाम ले रहा हूं कि क्या बयान दिया था। तो मुझे लगता है अब जनता की, देखिए अब काम शुरू होगा। भंवर सिंह भाटी जैसे युवा को जिस तरह के चार्ज दिए हैं, ऊर्जा और पानी एक साथ देना और उसके बाद आईजीएनपी देना, ये बताता है कि जो हायर एजुकेशन में आप देखेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण सुनेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा ने जब बार बार प्रहार किया तो उनका बयान होता था कि जितनी कॉलेजेस मैंने खोली है आजादी के बाद से अब तक खुली नहीं। तो यानी काम हुआ तो इनाम मिला। लेकिन फिर भी एक आखिरी कमेंट मैं कर दूं, इन सब के बावजूद भाजपा का एक जो बयान आता है, विपक्ष चूंकि निमिषा गोट बैठे हैं, तो वो ये बात जरूर आती है बार बार कि हमें बात करनी चाहिए कांग्रेस मंत्रिमंडल की। लेकिन हो क्या रहा है, यहां भी पायलट कैंप और अशोक गहलोत कैंप को भले ही 4 हो,
सचिन पायलट कुछ भी बयान दे चुके हों, लेकिन जनता और जो दूसरे पत्रकार हैं, मीडिया है, कहीं ना कहीं इस ऐनक को इसी तरह से, इस ऐनक के नजरिए से देख रहे हैं कि यहां अभी खींचतान कहीं ना कहीं है। बड़ी चुनौती यही होगी कितनी पार आपस में सामंजस्य के साथ ये पा पाते हैं, क्योंकि आपने देखा पहले भी मंत्रिमंडल की मीटिंग्स में झगड़े तक हुए हैं, हेडलाइंस बनी हैं, वो ना बने ये जरूरी है। यही मैसेज मुझे लगता है आलाकमान ने कोशिश की है इस सब विस्तार के जरिए। बिल्कुल। रफीक खान जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रफीक जी, 1.5 साल का वक्त हो गया, बहुत 1-1.25 साल में देखने को मिले चीजें, और इसका जवाब बार बार आपको आके बिग फाइट में देना पड़ा है जब जब इस तरह का मुद्दा उठा, क्योंकि रिशफल हो चुका है, बहुप्रतीक्षित था ये। किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सभी विधायक तो खुश है कि बिल्कुल बैलेंस किया गया है, क्या आपका नजरिया भी वही है? क्योंकि जिस तरह से आपने सुना होगा कि बीजेपी की तरफ से नाराजगी भी कई चीजों को लेकर व्यक्त की जा रही है, हो सकता है विजनरी सीएम अशोक गहलोत का होगा इसे लेकर। जी जी। देखिए, बीजेपी को संतुष्ट करने के लिए नहीं बनाया मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल तो आम आदमी को, आम जनता को ध्यान में रखते हुए और समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। और एक जो बात पहले से चली आ रही थी, लोग ये कह रहे थे कि साहब SC ST की लीडरशिप कम है, माइनॉरिटी की लीडरशिप कम है, तो वो सबको बैलेंस करते हुए और आप ये देखोगे कि इतना बड़ा विस्तार और उसके अंदर इतने इस लेवल पे कैबिनेट मंत्री, और जिन लोगों ने स्टेट मिनिस्टर के रूप में अच्छा काम किया उनको प्रमोशन। और खास बात आपको एक और बताऊं, इस पूरे मंत्रिमंडल की बात की एक खास बात और कि अच्छे काम करने वालों का तो प्रमोशन है ही है, लेकिन डिमोशन किसी का नहीं है। डिमोशन किसी का नहीं हुआ है। सब जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो स्टेट मिनिस्टर थे उसमें से कुछ प्रमोट हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। विभाग को बहुत अच्छे तरीके से विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और ये भी बात दिखती है कि कमान भी मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। तो एक कुशल निपुण एक शासक की तरह एक प्रबल गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया। रफीक जी, और एडवाइजर को लेकर क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि जिसको बोल सकते हैं, सलाहकार, जो चतुराईपूर्ण काम किया गया है। देखिए ऐसा 1.5 साल से जब से ये पॉलिटिकल क्राइसिस था और उसके तुरंत बाद में ये कोविड की एक प्रॉब्लम रही पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उस दरमियान लोगों के अंदर, और जब से इनस्टेबिलिटी आई थी, जब सरकार गिराने की कोशिश की बीजेपी ने, और तो उस समय से एक कई तरह की डिमांड और कई तरह के एडजस्टमेंट की बात चल रही थी। तो जिस लेवल पे एडजस्टमेंट किया गया और कुछ नेताओं को रिप्रेजेंटेशन या कुछ रीजन को रिप्रेजेंटेशन जिसको भी नहीं मिला, उनको एक सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री जी ने अपने पास ले लिया, और उन लोगों को ले लिया जो बिल्कुल वाकई एक काबिल फौज है, मुख्यमंत्री जी की एसेट है। उन्होंने उन लोगों को सलाहकार मंडल में लिया जिनको मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं कि ये उनके लिए एसेट है, उनके लिए एक स्थायी संपत्ति के रूप में काम कर रहे हैं। रफीक जी, इसी पर एक सवाल है। ये तो सीधा ये आक्षेप मैं इन पे लगाती हूँ कि पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए मुख्यमंत्री की सलाहकार का बैंडेज दे दिया आपने। राजस्थान की जनता के पैसों का दुरुपयोग करते हुए अपने पॉलिटिकल क्राइसिस को आप ढकोगे? आपने सलाहकारों की जो नियुक्ति का आधार बनाए रफीक जी, वो तो बताइए, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जनता भुगतेगी। आपको मलाईदार पोस्ट देनी है, आपकी संतुष्टि, पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करने वाले बोल रहे हैं क्या? ये करेंगे, ये पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करने वाले बोल रहे हैं क्या? आपने पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करने वाले बोल रहे हैं क्या? अंदरूनी लड़ाई क्राइसिस क्रिएट करने वाले बोल रहे हैं क्या? ये झांक के देखो, अभी कौन सी लड़ाई है निमिषा जी? अभी कौन सी लड़ाई है? बीजेपी प्रवक्ता देखिए, जब था हुआ जो भी हुआ, देखिए उन्होंने बीजेपी पर भी सवाल उठाया, बीजेपी ने सरकार पर भी उठाया। ठीक है रफीक जी, एक सेकंड, निमिषा जी वापस आपके पास लौटेंगे, वापस आपके पास लौटेंगे निमिषा जी। मलाई देंगे, क्यों देंगे आप? नरेश जी, जनता का पैसा है, हम इनको व्यर्थ गंवाने नहीं देंगे। निमिषा जी ठीक है। नरेश जी,
अब अहम में देखिए ये चेहरे तो सिलेक्ट कर लिए गए हैं, चेहरे क्या सवाल तो ये कि क्या ये चेहरे सरकार को रिपीट करने वाले होंगे 2023 में, क्या ये सक्षम हो सकेंगे? 18 एक इस लिहाज से देखा जा रहा है क्योंकि हर किसी का बयान ये था कि 2023 में सरकार की वापसी करनी। निमिषा जी सवाल सुनिए पहले, नरेश जी से जवाब है जी। इनका जिस तरह से मंत्रिमंडल का नया चेहरा बनाया गया है, उस मंत्रिमंडल के नए चेहरे में कोशिश यही की गई है कि जो 3 साल तक सरकार ने काम किया और आने वाले जो 2 साल है काफी चुनौतीपूर्ण, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वो सरकार रिपीट करना चाहते हैं, तो एक तरह से यही माना जाएगा कि ये वो चेहरे हैं जिन पे भरोसा जताया गया कि इनके भरोसे अब हम सरकार को रिपीट करें। लेकिन मान के चलिए ये गारंटी नहीं है कि 2 साल तक यही चेहरे रहे, क्योंकि साफ संकेत है कि अगर सरकार रिपीट करनी है तो फैसले कड़े हो सकते हैं। जिस तरह का कांग्रेस के आला कमान का संकेत है, मुख्यमंत्री का संकेत है, यानी इस बात के लिए तैयार रहिए कि अगर मंत्रियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, आपको ध्यान होगा कि 8 मंत्री ऐसे हैं जिनके विभाग बदल दिए, 9 मंत्री ऐसे हैं जिनके विभाग कायम रखे, यानी जिन पे भरोसा था, काम अच्छा किया, अपने डिपार्टमेंट में उनको कायम रखा। जिन्होंने परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, या जैसे अभी लक्ष्मण ने कहा कि किसी पे टिप्पणियां आई है, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं डिपार्टमेंट को लेके, तो बदला भी गया है। तो इस बात की भी संभावना है कि चूंकि चुनाव जीतना है तो चेहरे बदले जा सकते हैं, चेहरे हटाए भी जा सकते हैं। तो इस बात को लेके ये तैयार रहिए। ये जब तमाम जो मंत्री है, जो मुझे जो लगता है, जो कांग्रेस की कैलकुलेशन है, जो मैं लगातार देखता हूं कि सरकार रिपीट करने के लिए अगर इनको जरूरत पड़ी तो ये चेहरे एक जो, जैसा अदिति ने भी पहले कहा था कि मंत्रिमंडल का पार्ट 2 हो सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि ये गारंटी नहीं माने उसके लिए परफॉर्मेंस जरूरी होगी कि आप अच्छा परफॉर्म कीजिए। ये मत सोचिए कि 2 साल आपके पास पूरे हैं, हो सकता है बीच में बजट सत्र के बाद भी फिर से रिशफल हो जाए, दूसरों को मौका दे दिया जाए और आपको हटा दिया जाए। लेकिन लक्ष्मण अभी जब इस पर बातचीत कर रहे थे तो एक बात है, जैसे कि अभी बताया भी कि 9 है ऐसे चेहरे जिनको बरकरार रखा गया, 8 के विभाग यहाँ पर बदले गए। पावर कट और पावरफुल बनाने का भी कहीं ना कहीं तरीका था, क्योंकि विभाग दिए गए लेकिन पहले किसी के पास और ज्यादा मजबूत विभाग था, अब थोड़ा सा उससे कमजोर है। इस पर भी तो कैलकुलेशन चल ही रहा है, इसकी भी वजह होगी, आधार होगा। देखिए श्वेता, निश्चित तौर पर, लेकिन 2 बातें रही इसमें। केवल परफॉर्मेंस आधार रहा ये भी पूरी तरह से नहीं माना जा सकता। आप इसमें ये देखिए, विश्वास भी आधार रहा। विश्वास का मतलब है कि कौन किस खेमे से है और कौन किसके प्रति कितना निष्ठावान है। अब यहाँ निष्ठावान की भी 2 परिभाषाएं हैं। कांग्रेस निष्ठ तो सब है ही, लेकिन यहाँ गहलोत निष्ठ और पायलट निष्ठ की भी बातें हो रही हैं। तो ये बात ठीक रही कि परफॉर्मेंस के साथ साथ ये चीजें हुई हैं। जैसे शांति धारीवाल देखें, प्रमोद जैन भैया की बात कीजिए आप, कितनी बातें हुई, कितनी चीजें हुई, किन लोगों ने दिल्ली दौड़ लगाई। अदिति ने कई बार ये बात कही कि किस तरह से चला, लेकिन प्रमोद जैन भैया को बरकरार रखा गया इन सब चीजों के बावजूद। तो मुझे लगता है, जैसा कि नरेश कह रहे हैं, कांग्रेस कोशिश कर रही है ये कि अगर चुनाव जीतने की जो बात है कि हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़े, लेकिन मुझे लगता है अभी भी कांग्रेस को और होमवर्क करने की जरूरत इसलिए नजर आती है। ठीक है, अशोक गहलोत ने कुछ चीजें ऐसी की हैं जो मैसेज छोड़ रही है, जो उन्होंने खुद कहा। आप देखें तो उन्होंने कहा कि हमने सोशल इंजीनियरिंग ऐसी की है जो आज तक नहीं हुई। अब भाजपा वाले इसका जवाब देंगे, निमिषा बैठे हैं, लेकिन ये उनका बयान आया और उसको हम देखते हैं जब अलग अलग नजरिए से, जातिगत तरीके से, क्योंकि राजनीति में जाति है कि जाति नहीं, बात हम चाहे कितनी भी कर लें। निमिषा जी आज बात कह रही थी कि जिस तरह से सलाहकारों की बात की, लेकिन हम जब वसुंधरा राजे के कार्यकाल की बात करते हैं तो जब पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनते हैं तो अदिति उस वक्त भी ये बातें होती है। तो मुझे लगता है ये चीजें एक दूसरे की छत पता नहीं मैली दिखाई देती है और राजनीति में लगातार चला आ रहा है, लेकिन दूसरे की छत मैली दिखाकर देखिए वो साफ हो नहीं पाती। मुझे लगता है विपक्ष में होने पर वही चीजें आपको नेगेटिव लगती हैं और आप सत्ता पक्ष में तो वही करते हो वो आपको पॉजिटिव लगती है। तो ये आरोप और ये कह सकते हैं अपनी जिम्मेदारी विपक्ष के तौर पर निभा रहे। लेकिन अदिति, अब क्योंकि पोर्टफोलियो बढ़ चुका है, यहाँ पर सलाहकार को लेकर जरूर सवाल नाराजगी बीजेपी की तरफ से व्यक्त की जा रही है कि एडवाइजर बनाए गए, लेकिन नजर संसदीय सचिव को लेकर भी, और ये इसलिए भी कि सभी विधायकों, ज्यादा से ज्यादा विधायकों को एडजस्ट करना है, ये बात कही गई है, और काम भी करवाए जाएंगे। तो इसको इस लिहाज से भी देखा जाए। बिल्कुल, देखिए जो अभी देखिए ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ एक तो मैसेज जो राहुल गांधी चाहते हैं कि महिला, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, तो आपने देखा होगा कि जो आलाकमान चाहता है उनको भी इंक्लूड किया गया है, यानी आलाकमान भी खुश। और बहुत अच्छे विभाग जो दिख रहे हैं उस हिसाब से कि भाई किसी को बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बताया, बहुत कम नहीं बनाया, लेकिन अच्छे विभाग दिए, पायलट खेमे को सबको दिए। तो ये भी मैसेज चला गया कि कोई पार्शियलिटी मुख्यमंत्री ने एज मुखिया होके नहीं, अशोक गहलोत ने एज मुखिया होके नहीं करी है। लेकिन अभी मैं आऊंगी पार्लियामेंट सचिव पे भी, लेकिन
अब जो काउंटडाउन शुरू होता है, जो कि अगले बजट सत्र से के बाद जो ये मंत्रिमंडल पार्ट 2 होना है, जैसा अभी नरेश जिक्र कर रहे थे, उस समय परफॉर्मेंस होगी। यानी कि अब ये प्रेशर भी है कि आपको विभाग दे दिए गए हैं, क्योंकि उस समय किस खेमे की चलती है ये अभी पता नहीं है, लेकिन इस मंत्रिमंडल में जो जितना भी समय बचा है 6-8 महीने का, उसमें आपको परफॉर्म करना होगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो सरकार बिल्कुल उस दरवाजे पे खड़ी होगी जहाँ चुनाव में उतरना है। वैसे ही देखिए संसदीय सचिव, ये बात सही है, सलाहकार हुए, इतनी ज्यादा क्रूशल स्थिति है सरकार की कि कभी भी वो ढह सकती थी। रफीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आदित्य आपकी बात पे? हाँ रफीक जी, रफीक जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सलाहकार मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उन्होंने सलाहकार मंडल बनाया और बहुत अच्छे आदमी उसमें शामिल किए और एक्सपीरियंस आदमी शामिल किए, एक्सपीरियंस आदमी भी शामिल किए, नए युवा चेहरे भी शामिल किए। तो ये जो टीम बनी है, इसको आप ओवरऑल एग्जामिन करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये वो सेना बनी है जो आगे आने वाला 2023 का चुनाव मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में लड़ेगी और सरकार दोबारा कांग्रेस की रिपीट होगी। एग्जाम्पल सेट होगा और फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत से लोगों के, खास तौर से बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो रहा है कि ऐसा कैसे कर दिया, मतलब ये तो जादू पे जादू होता जा रहा है। तो ये एक इस तरीके का किया गया विस्तार है जिसके अंदर हर तबके को, समाज के हर तबके को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि आप 5-5, 6-6 मंत्रियों का प्रमोशन कर रहे हो और उनको तो क्या होगा, नया जो मंत्रिमंडल आया है उनके, आप सब अभी ये बात कह रहे हो कि साहब जिन्होंने अच्छा काम किया उनका प्रमोशन हुआ, तो उनके सबके मन में एक भावना जागेगी कि साहब अच्छे काम करने वाले का प्रमोशन हो रहा है तो हम भी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दें। ठीक है, तो एक परफॉर्मेंस का दौर शुरू हो गया राजस्थान के अंदर। इसीलिए राजस्थान के मंत्रिमंडल में 10% भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारियों की बात पे निमिषा जी आप रिएक्शन देना चाह रही है, बिल्कुल रुक करेंगे आपसे इस पर कमेंट लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिया रुकना है। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो पोर्टफोलियो भी यहाँ पर दे दिया गया है, 30 चेहरे वो कौन से हैं वो भी सामने हैं और अब काम जनता के लिए करना है और सभी खुश भी है कि जो जिम्मेदारी दी गई है हम वो निभाएंगे। निमिषा जी, ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि रफीक जी अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे और उसी पर आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल ये जरूर है, जब तक कि विस्तार नहीं हो रहा था, रिशफल नहीं हो रहा था, जब तक की नियुक्तियां नहीं हो रही थी, बीजेपी बार बार सवाल ये कर रही थी कि क्योंकि गुटबाजी है, गतिरोध है और अगर जिस दिन इन्होंने कर दिया फिर से बिखराव हो जाएगा कांग्रेस में। अब तो हो गया वो भी जिस पर सवाल बीजेपी कर रही थी और शांतिपूर्ण तरीके से सब खुश है, फिर बीजेपी को क्या दिक्कत? ऐसे कहां से खुश हो गए? दयाराम जी का और जौहरी जी का, जो जवाहरलाल मीना जी का जो लगातार इनका असंतोष जाहिर होने लग गया। श्वेता जी देखिए, रफीक जी की मैं 2 बातों का उत्तर देना चाहूंगी। एक, इन्होंने कहा कि हमने सलाहकारों को, युवाओं को हमने तरजीह दी। तो रफीक जी, उप मुख्यमंत्री में आपको युवा नेता नजर नहीं आता ना, जो आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, और बार बार आप कह रहे हैं जादूगर की जादू जादू जादू। तो रफीक जी, जादू तो एक भ्रम होता है, वो भ्रम जल्दी हट जाएगा और भ्रम से थोड़ी देर प्रसन्नता जरूर होती है, तो लेकिन जब भ्रम उतरता है ना, भ्रम उतरता है ना रफीक जी, तो सब ध्वस्त हो जाता है। कौन क्या बनेगा? आप तो ये बताइए, आप थोड़ी तय करोगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार का मुखिया तय करेगा, आप थोड़ी तय करोगे। आपके हिसाब से थोड़ी रखे जाएंगे किसी को, बातें कर रहे हो आप, थोड़ी तय करोगे। बौखला क्यों रहे? सरकार ने मैंडेट दिया, सभी एमएलए ने मुखिया चूज किया और मुखिया डिसाइड करेगा कौन क्या बनेगा। क्या बात कर रहे हो आप? आप जवाब दीजिए ना। जादू चल रहा है, जादू, ये भ्रम है, जादू चल रहा है, जादू चल रहा है। चलिए, आप इसे भ्रम मान रही है, जादूगरी है, कुछ भी है, लेकिन एक बात तो देखिए, इंतजार था बीजेपी को भी था, आपके पास ये मुद्दा था, सवाल बार बार बीजेपी कर रही थी, अब हो गया ना, आनी शुरू हो गया। बताइए ना, वो दयाराम जी को बताइए ना, वो मंत्री बनने की योग्यता क्या होती है? आप बताइए ना, योग्यता क्या होती है? रफीक जी, आप बताइए ना, मंत्री बनाने की योग्यता क्या है आपकी? तो नरेश जी, जब ये नाम सामने आने थे या चर्चाओं में थे, इसके बाद नाम सामने आया, नाराजगी कुछ लोगों ने व्यक्त की। बीजेपी के लिए भी मुद्दा वो है कि हम जो कह रहे थे कि नाराजगी होगी और फिर से लोग बिखरेंगे, क्या ऐसा कुछ है अभी मौजूदा स्थिति में? देखिए श्वेता, जब भी इस तरह की कोई मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार, पुनर्गठन कुछ भी होता है तो स्वाभाविक है एक प्रतिक्रिया भी होती है, लेकिन जिस विरोध की बात की जा रही है भाजपा की प्रवक्ता के द्वारा या अन्य जो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बातचीत हुई, चर्चा हो रही है,
ये पर्टिकुलर अपने क्षेत्र विशेष की जो राजनीति है उसको देख के विरोध हुआ। जहाँ जोरी की बात की जा रही है तो अलवर का विरोध है, मंत्री के प्रति जो बात की जा रही है। अब खिलाड़ी लाल बैरवा की बात की तो वो भी अपने एक पर्टिकुलर उनके हिसाब से बात हो रही है। तो ओवरऑल जो है हम ये कह सकते हैं कि ये जब भी इस तरह का पुनर्गठन होता है तो इस तरह की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि हर कोई चाहता है मंत्री बने, हर कोई चाहता है मंत्री बन जाए तो अच्छा डिपार्टमेंट मिले, राज्य मंत्री की शपथ दिला दे तो कैबिनेट मंत्री बनना चाहता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। और यही कारण है, देखिए जो राजनीति में यही कारण होता है कि जिस संसदीय सचिव की आप बात कर रहे हैं उसका इंतजार क्यों किया जा रहा है कि अभी देख रहे हैं कि कौन कितनी नाराजगी जता रहा है, किसको कहाँ क्या एडजस्ट करना है, करने के लिए कोई और रास्ता रहे। इसी कारण से ये सब विकल्प मौजूद होते हैं। क्योंकि जो सलाहकार की बात अभी आपने की है, ये सब एडजस्टमेंट होते हैं। इसमें कोई कुछ भी कहे कि किसी को जिम्मेदारी दी है, किसी को क्या दिया है, ये ओवरऑल एक एडजस्टमेंट है कि जिनको मंत्री नहीं बनाया जा सका, बनाने की इच्छा थी लेकिन कुछ मजबूरियां है, मंत्रिमंडल की संख्या की कुछ मजबूरियां है, राजनीतिक कुछ परिस्थितियां इस कारण मंत्री नहीं बना पाए, उनको एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने का तरीका यही होता है, संसदीय सचिव है, राजनीतिक सलाहकार है, बोर्ड निगम है, ये हर सरकार में रफीक जी, आप किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे थे? रफीक जी, इंतजार इसलिए संसदीय सचिव की नियुक्तियों को लेकर? मैं कहना चाह रहा हूं, एक बात तो आप सब लोग मानो जी कि इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता था। लोगों ने बहुत सारे कयास लगाए, बहुत सारे मीडिया ने कयास लगाए, बहुत सारे लोगों ने कयास लगाए, पहले मंत्रिमंडल पे लगाए, और जब मंत्रिमंडल उभर के आया तो बोले वाह 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 क्या बात है, इससे बढ़िया मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। और फिर जैसे ही डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो वाह वाह बदल गई 5-6 गुना में। तो ये एक कुशल शासक का लिए हुए निर्णय है। उन्होंने 3 दौर देखे हैं, पूरी उनकी लाइफ पॉलिटिक्स में चली गई। उनको पता है कैसे एडजस्टमेंट किया जाना है, कैसे किस आदमी को प्रमोट करना है, किस आदमी को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, किस आदमी से क्या काम लेना है। और ये प्रमोशन की जो परंपरा इन्होंने स्थापित की है उससे हर आदमी में जोश है कि अच्छा काम करने वाले को रिवार्ड मिल रहा है। ठीक है रफीक जी, इसी पर एक सवाल है। बिल्कुल ठीक है आपने, कयास तो लगाए थे कि जब तक चीजें नहीं आएंगी मीडिया का काम है, कयास भी लगाया जाएगा और क्यू पर बात भी की जाएगी। रफीक जी सुनिए, एक सवाल आपसे ही है, सवाल आपसे ही है। देखिए 1.25 साल 1.5 साल जो कुछ हुआ उसमें व्यवस्थाओं में भी रफीक खान थे, रणनीतिकारों में भी रफीक खान थे, फिर जहन में लोगों के था कि सलाहकारों में भी रफीक खान होंगे। देखिए ऐसा है, मैं पहली बार का एमएलए हूं, मुझे तो कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे तो सिर्फ कांग्रेस के हाथ मजबूत करने हैं, मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करने हैं और मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा होना है, हर कदम पे उनके पीछे खड़ा होना है और जो वो निर्णय ले रहे हैं उन सभी निर्णयों को ताकत देनी है। ये काम मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा और इसी तरीके से काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में मजबूत करेंगे और दोबारा सरकार बना के दिखाएंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ रहना है, उनका साथ देना है, लेकिन जनता के विश्वास में खरा नहीं उतरना है। यही आपकी मंशा है, यही कांग्रेस की नीति है। एक बार जनता को एकमात्र क्या होता है, एकमात्र क्या होता है, एकमात्र क्या होता है, जनता के साथ सुनो मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े होंगे तो मुख्यमंत्री जी के खुद जनता के साथ है, जनता के साथ है और जनता का मैंडेट दिया हुआ है। आप भूल गए मुख्यमंत्री है जनता ने मैंडेट दिया वल्लभनगर में, जनता ने मैंडेट दिया धरियावाद में। निमिषा जी सुनिए, निमिषा जी देखिए अभी वक्त भी नहीं इतना कि बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी सुना जाए। मुख्यमंत्री है, ठीक है रफीक जी ठीक है। निमिषा जी जनता के हित में नहीं होगा, जनता अगर पसंद नहीं करेगी तो चुनाव में जीत भी नहीं मिलती, जनता साथ नहीं देगी तो अभी समझ में आ जाता है कि जनता की नाराजगी है सरकार से। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। देखिए श्वेता जी, जनता के आड़ पे नाम पर क्यों ऐसा? और वैसे भी अगर जनता खुश नहीं होगी तो 2023 में मैसेज दे ही देगी, लेकिन अभी तो वक्त है। एकमात्र 5% अधिक वोटों से आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उपचुनाव में तो ब्यूरोक्रेसी का दुरुपयोग, धन बल का प्रभाव, इन सब के आधार पर आप सत्ता में आए हैं
और सत्ताधारी दल के साथ में लक्ष्मण कांग्रेस जी। ने अपना उपचुनाव फेस पूरे- किया। लक्ष्मण जी, इस बात में ध्यान रखिए जो निमिषा जी लगातार इन बातों को दोहरा रही हैं। अच्छा, हिमाचल में किसकी सत्ता थी? राष्ट्र हमारे हिमाचल में किसकी सत्ता थी? ठीक है। अरे हिमाचल में किसकी सत्ता थी? वहां कैसे आ रही है? निमिषा जी, नहीं पाएंगे, केंद्र में जो सीटें आई हैं, नहीं पाएंगे। निमिषा जी, सुनिए निमिषा जी, निमिषा जी सुनिए। निमिषा जी, ये अलग कैसे हो जाता है? केंद्र में जब बाई इलेक्शन हुआ और भाजपा की सीटें जो जीती हैं 2-4, तो वो वहां भी दुरुपयोग नहीं हुआ क्या? हिमाचल ये आप कैसे, कौन सा चश्मा पहनते हैं आप? देखिए चश्मा तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो स्थितियां हैं, कांग्रेस की जो रीति नीति है, उस आधार पर कांग्रेस ने पहन रखा है। हम तो ये कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी को धमकाने की ओपन स्टेटमेंट आए। पर रफीक जी, परफॉर्मेंस बेस्ड ब्यूरोक्रेसी को प्रमोट किया जाएगा। पर रफीक जी, एक संगठन में, सभी आयोग में ब्यूरोक्रेसी को प्रमोट किया जा रहा ठीक है। है। तो नौकरशाहों की परफॉर्मेंस के बेस पर कांग्रेस आज सत्ता में रफीक जी है। राजस्थान में ही रहते हैं सर, राजस्थान की बात करते हैं। रफीक जी तो दुबई से आए ना, तो बाहर की बात करेंगे। पर रफीक जी, एक चीज बता दीजिए, दूसरा मुद्दा उठाएंगे। रफीक जी, आप खुशी की बात कर रहे लक्ष्मण जी, थे, आप खुश नजर आ रहे हैं। सलाहकार अभी पार्लियामेंट सेक्रेटरी बाकी है, मैं भी हो सकता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। रफीक जी से सवाल लक्ष्मण करना चाहते हैं, इस ब्रेक के बाद जरूर देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो कैसी रही जादूगर की इंजीनियरिंग, क्योंकि हर चीज को यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि कहा भी जा रहा था कि जातिगत तौर पर भी, और इसके अलावा जब पोर्टफोलियो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो भी ध्यान में रखा जाए कि किसकी परफॉर्मेंस है। हालांकि वजह कई बोल रहे हैं, किसी परफॉर्मेंस ही नहीं है। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले लक्ष्मण, आप कुछ सवाल रफीक खान जी से पूछना चाह रहे थे, जबकि उन्होंने साफ कहा कि पहली बार के विधायक है, उन्हें कोई गलतफहमी नहीं है और वो सिर्फ सीएम के साथ काम करना चाहते हैं प्रदेश की जनता के लिए। नहीं, रफीक जी बड़े खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है पार्लियामेंट सेक्रेटरी बन जाएं, शुभकामनाएं, ऐसा होता है तो। लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा था, खुशी के मायने क्या हैं, पैमाने क्या हैं? जब राजभवन में आपके मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा होता है, तो कुछ मंत्री मुख्यमंत्री को नमस्कार नहीं करते, कुछ मंत्री इस बात का श्रेय किसी दूसरे नेता को देते हैं। ये किस तरह की खुशी है साहब? जहां नजरें नहीं मिलती, दिल कैसे मिलेंगे? रफीक जी, ऐसा है, ये खुशी है इस बात की कि एक बहुत अच्छा मंत्रिमंडल का गठन हुआ, और सबसे बड़ी जो खूबसूरती देखिए, है, गोल जिस गोल बात ना की घुमाइए, आप रफीक मुझसे साहब। खुशी पूछ रहे हो, एक भी मंत्री का डिमोशन नहीं हुआ और प्रमोशन ही, अरे सुनो तो सही यार, प्रमोशन ही प्रमोशन, और ले लिए मंत्री, और मंत्री लेके हर तबके से, हर रीजन से, और सीजन लीडर्स को लिया गया। और जो आदमी पहले स्टेट मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे, वो अब कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है रफीक जी, सब अच्छा है, आपकी सारी बातें सही है, पुनर्गठन हुआ है, आपकी सारी बातें सही है, ये इस कंपटीशन में एक मैसेज, लेकिन ये नजरें नहीं मिलने वाला चीज जो है, इसका क्या होगा? एक मैसेज ये कि काम करने वाले का प्रमोशन, ठीक है, आप बोले काम करने वाले का प्रमोशन, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, हाँ। कांग्रेस पार्टी में 36 कौम की पार्टी है, और आप जब डिवीजन देखोगे मंत्रिमंडल का, जो जिस अजी तरीके से आजकल 36 का बड़ा चक्कर है। भाजपा वाले कहते हैं 36 इंच के सीने वाली पार्टी है, आप कहते हो 36 कौम वाली पार्टी है। 56 इंच का सीना, देखिए 36 ठीक है, कौम की तो बात ठीक है। नरेश जी, तुष्टीकरण की संतुष्टि है ये। रफीक जी, रफीक जी, बीजेपी और सभी करते हैं, सैनिकों के पराक्रम का सबूत मांगते हो रफीक जी, और आप एक मिनट निमिषा, जाति विभेद करके आप जाति विभेद आधार में राजस्थान में सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, सिर्फ 4 से 5 सीएम से आशीर्वाद लिया, लेकिन क्या ये लोग, ये पूरा मंत्रिमंडल शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी नाराजगी से अपना 100% देने की कोशिश करेगा ताकि कोई बदलाव ना हो? नरेश जी, श्वेता, जिस तरह से मंत्रिमंडल गठन हुआ है, इसमें जो हर आदमी ने अपने या हर ग्रुप के जो व्यक्ति हैं वो शामिल हुए हैं, लेकिन रहा कि चलेगा कैसे चलेगा, तो देखिए मुख्यमंत्री जैसे कहेंगे वैसे ही चलना होगा। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि मन है वो सबके एक साथ मिले हैं, दिल एक साथ मिले हैं, क्योंकि दूरियां हमने भी देखी है, और जैसे लक्ष्मण ने कहा कि नजरें नहीं मिल रही थी, ये बात भी ठीक है, लेकिन
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्री हैं उनको चलना ही होगा, करना ही होगा, क्योंकि विशेषाधिकार है वो मुख्यमंत्री का होता है पूरी कैबिनेट को चलाना, मंत्रिपरिषद को चलाना, सरकार को चलाना। लेकिन ये भी सही है, ये राजनीति है, इसमें हमेशा गुटबाजी हावी रहती है, चाहे दो पार्टियों की बात हो, एक पार्टी की बात हो, एक दल की बात हो। ठीक है अदिति, गतिरोध की बात कही जा रही थी, गुटबाजी की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा आलाकमान ने जो फैसला लिया वही फाइनल है। क्या आलाकमान की पूरी तरह से चली या कौन किस पर भारी रहा? हम पोर्टफोलियो की बात करें, चेहरों की बात करें शामिल करने की, या जिन्हें शामिल किया जाएगा सलाहकारों के साथ आगे भी संसदीय सचिव का जो इंतजार कर रहे हैं विधायक? देखिए, जैसा नरेश जी ने कहा कि जिसका भी वो लागू हुआ और आला कमान की छाप दिखी और आला कमान ने अपने कंट्रोल में लेके करा, लेकिन चलेगी उसी की। देखिए, मंत्री मानता उसी के जो मुख्यमंत्री होता है, तो चाहे उनके अंडर जितने भी लोग होंगे उनकी माननी पड़ेगी। दूसरी चीज है कि जाहिर तौर पे आला कमान की चली है, क्योंकि बहुत लंबे जो रार चल रहा था, बहुत बैलेंसिंग आउट चला, तो चाहे किसको लाना है, SC ST का रिप्रेजेंटेशन रहा, इसमें तमाम चीजें रही, तो आला कमान की चली। लेकिन जिस तरीके से विभाग वितरण हुआ है, मैसेज यही अंततः गया है कि मुख्यमंत्री, जैसे आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि जादूगर है, तो उन्होंने अपनी इसमें जादूगरी दिखा के सारा जो कंट्रोल है अपने अंदर ले लिया गया है। और अब जो भी अनसर्टेनिटी है, नाराजगी है, वो भी खत्म हो जाएगी। पार्लियामेंट सचिव, बार बार मैं पार्लियामेंट सचिव की बात करती हूँ और रफीक जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी, निमिषा जी लगातार ये कह रही है कि जनता की सुध नहीं ली, लेकिन विपक्ष का काम होता है कि जनता को यहाँ पर सरकार की गलतफहमियां दे और जनता के लिए न्याय करे। लेकिन उनके आपस में इतनी अंदरूनी खींचतान है कि शायद वो 3 साल आपसी खींचतान ही निपटाने लग गए, जनता की सुध नहीं ले पाए। चलिए, मैं तो श्वेता जी एक बात पूछूंगी आपसे, एक बात और मैं पूछूंगी। देखिए, महिला आयोग की चेयरमैन की नियुक्ति कब करेंगे रफीक खान जी? आदि आबादी की कब सुन लेंगे आप अपनी की ठपठपाइए, लेकिन हो चुका। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रफीक जी, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप लगातार मुस्कुरा रहे हैं और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खुश है, पूरा बैलेंस्ड है, हर विधायक ऐसा ही सोचे ताकि किसी तरह की भी नाराजगी लेकर कोई विधायक सामने ना आए और फिर से कुछ बदलाव करने की जरूरत ना पड़े। हालांकि अभी इंतजार पूरा हो सकता है, संसदीय सचिव का इंतजार, और इस लिस्ट में कौन कौन से वो नाम सामने आते हैं, अभी भी अगर किसी की नाराजगी तो सामने आ जाए, शायद मौका मिल जाए। बहरहाल अब इंतजार जिस बात का था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब जनता जरूर इंतजार कर रही है कि पोर्टफोलियो मिल चुका है, जिम्मेदारियां तय हो चुकी है, नए चेहरे सामने आ चुके हैं, नए तरीके से कमियों को दूर करते हुए कैसे काम करता है ये नया मंत्रिमंडल, ये भी बेहद अहम रहेगा, क्योंकि लक्ष्य सभी का एक है, 2023 का विधानसभा चुनाव। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।